नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम अपने बीएससी पार्ट थर्ड के बॉटनी पेपर थर्ड के अंतर्गत आणविक जीव विज्ञान विषय के अंतर्गत इस क्षेत्र में काम आने वाले टूल्स एंड टेक्निक्स के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत जो सबसे पहले बात है वो है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की तरह इंपॉर्टेंट जो ब्रांच है वो है जीन अभियांत्रिकी। जीन अभियांत्रिकी वास्तव में एक तकनीक है जिसके अंतर्गत किसी जीव के किसी विशेष लक्षण अथवा लक्षणों में वांछित सुधार लाने के उद्देश्य से उस विशेष लक्षण अथवा लक्षणों को नियंत्रित करने वाले जीन में कृत्रिम तरीके से परिवर्तन किया जाता है। यानी जो भी अपना वांछित जीन है और उसके अंतर्गत अगर अपन कुछ चेंज करना चाहते हैं तो कृत्रिम रूप से अपन टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए उसके अंतर्गत वांछित परिवर्तन करते हैं। और जब टेक्नोलॉजी के द्वारा इंजीनियरिंग के द्वारा किसी जीन में इस प्रकार के परिवर्तन किया जाता है तो हम इसे जीन अभियांत्रिकी कहते हैं। और इस प्रकार से कृत्रिम परिवर्तन द्वारा निर्मित जो नया डीएनए अणु होता है उसको हम पुनर्योगज डीएनए अणु कहते हैं। अब ये जो जीन अभियांत्रिकी है ब्रांच, इसके अंदर कौन कौन से मुख्य औजार काम में आते हैं। औजार से हमारा मतलब यहाँ टूल्स से सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। यहाँ रेस्ट्रिक्शन से मतलब है काटने वाले एंजाइम्स जो कि डीएनए अणु अर्थात जीन के अंदर हेराफेरी करने के लिए प्रयुक्त होते हैं। और दूसरी चीज है वो है तकनीक। एंड जीन अभियांत्रिकी के अंतर्गत जो औजार है वो है एक तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, दूसरा है तकनीक। और तकनीक के अंतर्गत बहुत सारी टेक्निक्स है, एक इलेक्ट्रोफोरेसिस, दूसरा पीसीआर, तीसरा रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी और चौथा है जीन क्लोनिंग आदि। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स और विभिन्न प्रकार की तकनीकों के सहयोग से हम जीन अभियांत्रिकी द्वारा आणविक जीव विज्ञान विषय में कई सारी संभावनाओं को ढूंढते हैं। अब सबसे पहले हम इसके अंतर्गत देखते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। सबसे पहले 1978 में डैनियल नाथन, आर्बर वर्नर और हैमिल्टन स्मिथ द्वारा प्रतिबंध संबंधी एंडोन्यूक्लियोजेज एंजाइम की खोज की गई थी, अर्थात रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोजेज एंजाइम की खोज की गई। ऐसे एंजाइम्स जो कि डीएनए को काटने का काम करते हैं। और इस खोज के लिए इन वैज्ञानिकों को सामूहिक रूप से चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया गया। ये जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होते हैं जो कि न्यूक्लियोटाइड्स अर्थात बोलते हैं डीएनए को काटने का काम करते हैं, तीन प्रकार के होते हैं अपनी काटने की प्रकृति के आधार पर। सबसे पहला है वो है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स टाइप फर्स्ट, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम टाइप सेकेंड, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम टाइप थर्ड। अब हम इन एंजाइमों के बारे में संक्षिप्त जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला है टाइप फर्स्ट प्रतिबंध एंजाइम। ये एंजाइम 3 सब यूनिट्स के बने होते हैं जिसमें एक प्रतिबंध, एक मिथाइलेशन और दूसरा डीएनए में अनुक्रम की मान्यता के लिए। मान्यता का मतलब है कि एंजाइम डीएनए को किस जगह से काटेंगे, रिकॉग्निशन सीक्वेंस का पता करने के लिए। ये एंडोन्यूक्लियस बहुक्रियाशील प्रोटीन है जो प्रतिबंध और संशोधन प्रतिक्रियाओं को उत्प्रेरित करने में सक्षम होते हैं। टाइप फर्स्ट एंजाइम का व्यापक रूप से बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत टूल्स के रूप में उपयोग नहीं किया जाता है, क्योंकि इनकी जो कटिंग साइट्स होती है जहाँ से ये विदलन करता है वो कटिंग साइट्स इनकी रिकॉग्नाइजेशन साइट से
1000 बेस पेयर तक दूरी पर हो सकती है। तो एक सटीक आइडिया नहीं बैठता है कि ये एंजाइम्स पार्टिकुलरली अपने रिकॉग्नाइज साइट से कितनी दूरी पर जो काटेगा डीएनए को। ये जो बात है ये इन्हें प्रयोगात्मक प्रतिलिपि प्रस्तुत करने के मामले में अविश्वसनीय बनाती है। टाइप सेकंड प्रतिबंध एंजाइम, ये होमोडाइमर या टेट्रामर से बने एंजाइम हैं जो लंबाई में 4 और 8 बेस पेयर के बीच में रिकॉग्नाइजेशन डीएनए को काटते हैं, और इनकी जो कटिंग साइट होती है वो आमतौर पर पैलिंड्रोमिक होती है, अर्थात वे उन रिकॉग्नाइजेशन अनुक्रमों को पहचानते हैं जो दोनों दिशाओं में एक ही तरह से पढ़े जाते हैं। अब इन एंजाइमों की क्या खास विशेषता है कि जो टाइप सेकंड प्रकार के जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स है, ये इनका जो अभिज्ञान अनुक्रम है, यानी इनकी जो पहचान अनुक्रम है कि किस जगह किस प्रकार की साइट्स को ये बाइंड होते हैं पहचानने के लिए, और इनकी जो खास विशेषता ये है कि जो इनकी रिकॉग्नाइजेशन सीक्वेंस होती है उसी के अंदर भीतर ही इनकी है जो कटिंग साइट्स होती है, ये इनकी सबसे बड़ी खूबी है, ठीक है ना। और इनकी जो रिकॉग्नाइजेशन सीक्वेंस या पहचान अनुक्रम को हम पैलिंड्रोमिक अनुक्रम कहते हैं। पैलिंड्रोमिक अनुक्रम से मतलब है जब किसी डीएनए स्ट्रैंड के अंतर्गत अपन उसको 5 से 3 डायरेक्शन में अगर पढ़ते हैं और दूसरे स्ट्रैंड को भी वापस अगर 5 से 3 डायरेक्शन में पढ़ते हैं, तो दोनों ही डीएनए स्ट्रैंड को अगर एक ही प्रकार से पढ़ा जाता है तो इस प्रकार के अनुक्रम को हम पैलिंड्रोमिक अनुक्रम कहते हैं। इसके बारे में हम आगे है जो इसके बारे में बात करेंगे। हाँ, नेक्स्ट है कि ये सबसे सिंपल प्रकार के एंजाइम हैं क्योंकि इन्हें डीएनए अनुक्रमों को पहचानने और उनको कट करने के लिए मैग्नीशियम के अलावा किसी भी प्रकार के सहकारक की आवश्यकता नहीं होती। ये इनकी सबसे बड़ी खूबी है। डीएनए में सिंपल सीक्वेंस को पहचानने और काटने में टाइप सेकंड प्रतिबंध एंजाइमों की सटीकता मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की अधिकांश शाखाओं में सबसे अधिक इस्तेमाल और अपरिहार्य में से इनको एक बनाती है। यही इनकी खूबी है कि इनका जो कार्य अपरिहार्य है, क्योंकि इनकी जो खूबी मैं वही बताया कि इनकी रिकॉग्नाइजेशन साइट्स और इनकी जो कटिंग साइट्स होती है एक ही जगह पर होती है, जिसके फलस्वरूप हमें जो एक सटीक परिणाम प्राप्त होते हैं। और इसी सटीकता के कारण ही मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर टाइप सेकंड प्रकार के रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोटाइड एंजाइम की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। टाइप थर्ड रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, टाइप थर्ड प्रकार के जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोटाइड एंजाइम है दो सब यूनिट से मिलकर बनाते हैं। एक डीएनए मान्यता और संशोधन के लिए जिम्मेदार है, जबकि दूसरा अनुक्रम डीएनए को काटने के लिए जिम्मेदार होता है। इन एंजाइमों को अपने कामकाज के लिए दो कोफैक्टर्स की आवश्यकता होती है, एक एटीपी और दूसरा है मैग्नीशियम आयन। इस प्रकार के प्रतिबंध एंजाइमों में दो एसिमेट्रिक मान्यता साइटें होती है। डीएनए को एटीपी निर्भर तरीके से ट्रांसलेट करते हैं और मान्यता स्थल से ये 20 से 30 पेयर बेस पेयर बीच में काटते हैं। इस कारण से ये जो एंजाइम है टाइप थर्ड प्रकार के, ये भी जो अपनी कार्य की प्रवृत्ति के आधार पर उन दोनों के बीच की प्रवृत्ति के हैं, टाइप फर्स्ट और टाइप सेकेंड। इसलिए मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में इन एंजाइमों का भी इतना अधिक उपयोग नहीं किया जाता है। अब हम देखते हैं कि ये जो प्रतिबंधित एंजाइम है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोटाइड एंजाइम, इनका नामकरण किस प्रकार से किया जाता है। इनके नामकरण के लिए ईच एंजाइम इज नेम्ड आफ्टर द बैक्टीरियम फ्रॉम विच इट वाज आइसोलेटेड। प्रत्येक एंजाइम का नामकरण इस आधार पर किया जाता है कि वह किस जीवाणु से इसको पृथक किया गया है। इसके लिए यूजिंग ए नेमिंग सिस्टम बेस्ड ऑन बैक्टीरियल जीनस, स्पीसीज एंड स्ट्रेन। तो उसके जो नाम लिखने का तरीका होता है, सबसे पहले उस बैक्टीरिया का वंश लिखा जाता है जिससे इसको प्राप्त किया गया है। उस वंश का सिर्फ एक कैपिटल अक्षर लिखा जाएगा। उसके बाद में कंटिन्यू विदाउट स्पेसिंग
2 स्मॉल लेटर लिखे जाएंगे जो कि उस बैक्टीरिया की प्रजाति होगी, और उसके बाद में स्पेसिंग के साथ में एक कैपिटल लेटर या स्मॉल लेटर हो सकता है, वह उस जीवाणु के स्ट्रेन को प्रदर्शित करता है। अपन अब एक उदाहरण के द्वारा इसको समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर आपको इको आर फर्स्ट प्रकार के इको आर फर्स्ट, जो कि अपने आप में एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोटाइड टाइप सेकेंड प्रकार का एंजाइम है, उसका नामकरण उदाहरण के रूप में हम देख रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि एक जो अब यहाँ पर जो आप देख रहे हैं कि जैसे अपन बात कर रहे हैं यहाँ पर इको R1 सॉरी R फर्स्ट, तो यहाँ पर अपन देखेंगे जो ई लिया गया है वो ये जो एंजाइम जो इको R फर्स्ट है ये एसिडिकिया कोलाई, इकोलाई जिसे हम बोलते हैं शॉर्ट में, उस बैक्टीरिया से लिया गया है। इसके अंतर्गत अगर आप देखोगे तो ई है जो इसके जीनस एसिडिकिया से ई लिया गया है, और जो ये सी और ओ है ये इसका स्पीसीज कोलाई से लिया गया है, और आर जो है ये इसका स्ट्रेन है, ठीक है ना। यहाँ पर ये RY13 प्रकार का है, लेकिन इसमें शॉर्ट में सिर्फ उसके लिए आर लिख रहे हैं, और फर्स्ट जो लिखा हुआ है ये प्रदर्शित करता है कि एसिडिकिया कोलाई का जो ये स्ट्रेन है RY13, इसके अंतर्गत जो पहचान किया गया है पहला रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिक एंजाइम है ये, इसलिए क्योंकि फर्स्ट टाइम ये इस RY13 के अंदर इसको आइडेंटिफाई किया गया है, इसलिए इसको हम R फर्स्ट कहते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से अन्य एंजाइमों का नामकरण भी उसी आधार पर किया जाता है, जिस बैक्टीरिया से लिया गया उसका वंश, उसके बाद उसकी जाति, उसके बाद उसका स्ट्रेन, इसी पैटर्न को इनके नामकरण के लिए फॉलो किया जाता है। अब हम देखते हैं आगे विदलन अभिक्रिया। विदलन अभिक्रिया से हमारा तात्पर्य है कि कौन सा एंजाइम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिक एंजाइम है वह डीएनए अनुक्रम को पहचान कर और किस स्थान पर वो है जो काटता है, यानी उनका अभिज्ञान अनुक्रम क्या है और उनका जो विदलन साइट्स है ना, कटिंग साइट, वो कहाँ पर है। तो विदलन से तात्पर्य हमारा डीएनए अणु को काटना। यहाँ पर आप विभिन्न प्रकार के रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोटाइड एंजाइम की कटिंग साइट्स को देख रहे हो, जो कि यहाँ पर विदलन की प्रक्रिया को प्रदर्शित कर रहे हैं। यहाँ पर आप अगर ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि सबसे ऊपर जो ALU फर्स्ट है उसके अंतर्गत आप देखोगे तो ये इस प्रकार से है जो डीएनए को कट करके दिखाया हुआ है। देखो यहाँ पर देख रहे हैं ये G और C के बीच में, ठीक है। उसी तरह से आप ये HAE थर्ड को देख रहे हो तो यहाँ पर भी ये इसकी क्लीवेज साइट को दिखा रहा है, और BAM H1 को देखोगे तो ये है जो इसको आप यहाँ देख रहे हैं, इस तरह से ये इसका क्लीवेज साइट है। इसी तरह से आपके ये हीमो इन्फ्लुएंजा D स्ट्रेन थर्ड देखोगे तो ये इसकी क्लीवेज साइट है, और यहाँ पर इको R फर्स्ट की क्लीवेज साइट देखोगे तो यहाँ पर आपको यह नजर आ रही है। अब यहाँ पर जो आप देख रहे हैं कि विभिन्न प्रकार के रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिक एंजाइम की जो क्लीवेज साइट है वो भिन्न भिन्न प्रकार के डीएनए के अणु को जन्म देती है। सबसे पहले आप देखोगे तो जो यहाँ पर जो कटिंग साइट है दोनों स्ट्रैंड के अंदर, अगर आप ध्यान से देखोगे तो दोनों स्ट्रैंड के अंदर आपको कटिंग साइट्स एक ही जगह पर आमने सामने दिखाई देती है। अगर इस प्रकार से जैसे मान लो कोई ये एक स्ट्रेन है, आप अगर डीएनए का स्ट्रेन है, अगर आप उसको यूं काटोगे तो इससे जो प्राप्त होंगे दोनों डीएनए स्ट्रेन अणु इस प्रकार से होंगे, तो इनके अंदर क्या होते हैं, ब्लंट एंड होते हैं। तो ये आपस में जब इनको जोड़ना होगा तो ये इतना इजीली जुड़ नहीं पाएंगे, है ना। तो इसको ब्लंट एंडेड अपन डीएनए अणु बोलते हैं। उसी तरह से दूसरे जो इनके जो क्लीवेज के फलस्वरूप जो डीएनए अणु प्राप्त होते हैं उनको बोलते हैं स्टिकी एंड वाले। वैसा जैसे आप इसमें देखोगे BAM और ये नीचे वाले तीनों BAM H1 और
या आपके ये हिंड थर्ड और इको आर फर्स्ट, इनके अंदर आप देखोगे तो आपको स्टिकी एंड वाले यानी अवर हैंगिंग, ठीक है ना, यानी सॉरी आपको इस तरह के डीएनए स्ट्रैंड दिखाई देंगे यूं इस तरह से, ठीक है ना, और दूसरा दिखाई देगा तो इस तरह से। तो ये में जो स्टिकी एंड बनते हैं, खांचे बनते हैं, तो खांचों के फलस्वरूप क्या होता है, ये वापस इसी सेम एंजाइम द्वारा काटे के दूसरे किसी जीव के डीएनए अणु को आपस, जो कि एक दूसरे के पूरक अनुक्रम होते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं, और इस प्रकार के जोड़ है जो आसानी से जुड़ जाते हैं, और ये इस मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। लाइगेजेस मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में इस प्रकार के एंजाइमों की बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोगिता है। ये एंजाइम्स ये एंजाइम्स डीएनए स्ट्रैंड के अंतर्गत न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ने का कार्य करते हैं। यहाँ पर आप एक सामान्य रिएक्शन देख रहे हैं जिसके अंतर्गत आपको डीएनए दो डीएनए स्ट्रैंड अलग दिखाई दे रहे हैं, उनके बीच में जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं उनको किस प्रकार से दो डीएनए स्ट्रैंड के न्यूक्लियोटाइड्स आपस में जुड़ते हैं। एक स्ट्रैंड का आपको 3 एंड दिखाई दे रहा है, दूसरे स्ट्रैंड का आपको 5 एंड दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। और 3 एंड पर हम जानते हैं कि OH ग्रुप होता है, 5 एंड पर फॉस्फेट ग्रुप होता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि डीएनए लाइगेज एंजाइम है जो ATP और NAD की सहायता से है जो यहाँ पर दोनों डीएनए स्ट्रैंड को के बीच में फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड का निर्माण करके उनको जोड़ने का कार्य करता है। तो इस प्रकार से डीएनए लाइगेज एंजाइम का काम है दो डीएनए खंडों को आपस में जोड़ना। इलेक्ट्रोफोरेसिस यह एक अन्य महत्वपूर्ण तकनीक है जो कि अणुजीव विज्ञान में इसका बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोग है, ये जिसकी सहायता से हम वृहद अणुओं जैसे डीएनए, प्रोटीन्स, न्यूक्लियोटाइड्स आदि को विद्युत क्षेत्र में उनके अणुभार एवं उन पर उपस्थित नेट चार्ज के अनुसार सेपरेट कर सकते हैं। यानी ये जो वृहद अणु होते हैं, डीएनए हैं, प्रोटीन्स है, न्यूक्लियोटाइड्स है, इनकी स्टडी करने के लिए हमें इनको किस प्रकार से हम इनको है जो आइसोलेट करें, ठीक है ना, तो इस तकनीक का उपयोग के द्वारा हम इसको संभव कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि इलेक्ट्रोफोरेसिस जो टेक्निक है ये दो प्रकार की होती है। एक है एगारोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, दूसरा है पॉलीएक्रिलेमाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब हम सबसे पहले देखते हैं एगारोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। यानी जेल मीडियम में जब हम अगार डालते हैं और उसके फलस्वरूप हम इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं, सामान्य भाषा में बोले तो उसको एगारोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं। एगारोज से हमारे यहाँ मतलब है कि एगार जिसे हम जानते हैं कि एक पॉलीसेकेराइड्स है जो जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया जो रोडोफाइसिक मेंबर है उनसे प्राप्त किया जाता है, और ये है जो जेल फॉर्मेशन में काम आता है। यहाँ पर हम देख रहे हैं एगारोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंतर्गत आप देखोगे तो आपको एक ये दो इलेक्ट्रोड नजर आ रहे हैं, ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ, और यहाँ पर आपको पावर सप्लाई दिखाई दे रही है। पावर सप्लाई के साथ में यहाँ पर आपको बफर सॉल्यूशन दिखाई दे रहा है, ये लोअर बफर सॉल्यूशन है, ये अपर बफर सॉल्यूशन है, और इनके बीच में एक जेल होती है। उस जेल के अंदर है जो डीएनए या फिर जो भी मटेरियल है इसका वृहद अणु का हमें एनालिसिस करना है, उनको इसके अंदर लोड कर देते हैं, और बाद में ये जो वृहद अणु है डीएनए वगैरह ये अपने साइज और उन पर उपस्थित आवेश नेट चार्ज के आधार पर उदासीन पीएच पर उन पर जो नेट चार्ज होता है
उसके आधार पर मूवमेंट करते हैं। अगर उन पर नेगेटिव चार्ज है तो वे है जो एनोड की तरफ, और उन पर अगर पॉजिटिव चार्ज है तो वो कैथोड की तरफ गमन करते हैं, जिसके फलस्वरूप इनका है जो सेपरेशन संभव हो पाता है। अब इस प्रकार की टेक्निक के द्वारा हम है जो वृहद डीएनए अणु और अन्य अणुओं का पृथक्करण कर सकते हैं। लेकिन अगर हम और भी सूक्ष्म साइज के 20 किलोबेस पेयर से कम अणुओं को अगर पृथक करना चाहते हैं तो हमें एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज करना पड़ता है, जो इसका एक मॉडिफाइड रूपांतरित रूप है, वो है पॉलीएक्रिलेमाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो पॉलीएक्रिलेमाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंतर्गत अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको एक इसका सैंपल दिखाया गया, जिसके अंतर्गत आप देख रहे हो कि इसके अंदर यहाँ पर अपर बफर रिजर्वोयर है, नीचे लोअर बफर रिजर्वोयर है, उनके बीच में आपको पॉलीएक्रिलेमाइड जेल दिखाई दे रही है, जो जेल दोनों तरफ से है जो ग्लास प्लेट्स है उनके द्वारा कवर रहती है। यहाँ पर आपको ये एनोड दिखाई दे रहा है, ऊपर की तरफ आपके जो कैथोड है। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो भी हमें सैंपल इस प्रकार के पॉलीएक्रिलेमाइड जेल मुख्यतः जो आप प्रोटीन के अणुओं के एनालिसिस के लिए काम में लेते हैं, तो प्रोटीन सैंपल को इन सैंपल वेल्स के अंदर लोड करते हैं, और बाद में जब इनके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो ये प्रोटीन अणु अपने अणुभार और उन पर उपस्थित नेट चार्जेस और माध्यम की पीएच के अनुसार है जो वो उनका मूवमेंट अपने आवेश के विपरीत प्रकार के टर्मिनल की ओर, है ना, जैसे पॉजिटिव आयन है तो वो कैथोड की तरफ, और नेगेटिव आयन है तो वो एनोड की तरफ मूवमेंट करते हैं। यहाँ पर आपको देखा है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस, यानी जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इस प्रकार से नीचे की तरफ है जो मूवमेंट करते हैं, क्योंकि सैंपल वेल में आपने सैंपल यहाँ लोड कर रखा है, तो सीधी सी बात है जब आप जो उसका मूवमेंट करवाओगे तो ये जो इलेक्ट्रोफोरेसिस का जो मूवमेंट होगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में दिखाई देगा आपको। और जो इसका महत्वपूर्ण एक जो है वो है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पीसीआर। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जिसके बारे में पहले पढ़ चुके हैं कि ये है जो कैरी मुलिस के द्वारा खोजी गई बहुत ही महत्वपूर्ण एक विज्ञान के क्षेत्र के लिए उपलब्धि है, जिसके द्वारा हम बहुत ही कम समय में वांछित डीएनए अणु की असंख्य प्रतियों का निर्माण कर सकते हैं। इसके अंतर्गत मुख्यतः 3 स्टेप होते हैं रिएक्शन के। एक है डीएनए डीनेचुरेशन, दूसरा है प्राइमर एनिलिंग, और तीसरा है प्राइमर एक्सटेंशन। डीएनए डीनेचुरेशन का मतलब है कि डीएनए जो स्टैंड होता है, जो दुई लड़ी होता है, उन दोनों लड़ियों को पृथक पृथक करना, अलग अलग करना, इसको बोलते हैं डीनेचुरेशन। प्राइमर हम जानते हैं कि जो डीएनए रेप्लिकेशन की जो शुरुआत होती है सिंथेसिस की, उसके लिए प्राइमर की आवश्यकता होती है। प्राइमर एनिलिंग, प्राइमर का उनसे जुड़ना, और थर्ड है प्राइमर एक्सटेंशन, यानी प्राइमर के जुड़ने के बाद में इस पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में विशिष्ट प्रकार का टेक पॉलीमरेज एंजाइम होता है जो कि इस प्रक्रिया को, सिंथेसिस को आगे बढ़ा करके कंप्लीट करता है। अब हम देखते हैं सबसे पहले यहाँ पर जो आप अगर देखोगे तो आपको पर समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हो ये इसमें 4 प्रकार के डीऑक्सी आपको राइबोन्यूक्लियोटाइड्स दिखाई देंगे, AGTC चारों प्रकार के। ये आपके डीएनए प्राइमर है, ये आपके डीएनए टेम्पलेट है, और यहाँ पर आपको वापस वही न्यूक्लियोटाइड्स दिखाई दे रहे हैं मीडियम के अंतर्गत। और ये है जो आपका एक डीएनए अणु है। सबसे पहले इसका डीनेचुरेशन होगा, आप उसको हीट दोगे तो हीट के फलस्वरूप है जो ये दोनों डीएनए स्ट्रैंड है जो अलग अलग हो जाएंगे, जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, एक इधर और एक इधर। बाद में है जो आरएनए प्राइमर के साथ में बाउंड हो जाएगा, जो आप देख रहे हो यहाँ पर जुड़ जाता है, ठीक है ना। और यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, जिसमें एडेनिन है जो आपके डबल बॉन्ड के साथ में थाइमिन के साथ में है, और गुआनोसिन है जो ट्रिपल बॉन्ड के साथ में साइटोसिन के साथ में है जो जुड़ जाता है। और इसके बाद में एक बार जो प्राइमर जुड़ जाता है, जुड़ने के बाद में थर्ड स्टेप बोलते हैं हम प्राइमर एक्सटेंशन, जिसके अंतर्गत
टेक पॉलीमरेज, है ना, इसको हम स्पेशली पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के लिए ही प्रयुक्त में लाते हैं, जो कि किसी एक जीवाणु से प्राप्त किया गया था, जिसको हम बोलते हैं थर्मस एपेटिकस, ठीक है ना, जो कि हाई टेम्परेचर भी कार्य करने में सक्षम होता है। तो एक बार आरएनए पॉलीमर द्वारा सिंथेसिस की प्रक्रिया को शुरू करने के पश्चात टेक पॉलीमरेज द्वारा उसी क्रम में पूर्वता के नियम का पालन करते हुए डीएनए टेम्परेचर स्टैंड पर नए न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ने का कार्य किया जाता है। और जब इस प्रकार से दोनों टेम्परेचर स्टैंड पर डीएनए सिंथेसिस कार्य पूर्ण हो जाता है, तो हमें जो पूर्व में आपने देखा था कि एक डीएनए स्टैंड था, हमें 2 डीएनए स्टैंड प्राप्त हो गए, 2 डीएनए अणु प्राप्त हो गए। इसी प्रकार से ये एक साइकिल कंप्लीट हो गई, यानी एक डीएनए अणु से हमें 2 डीएनए अणु प्राप्त हो गए हैं। अब इसी प्रकार से साइकिल को पुनरावृत्ति करोगे तो हमें 2 से, आप यहाँ पर देख रहे हैं, 4 अणु प्राप्त हो रहे हैं। इस प्रकार से ये रिएक्शन आगे से आगे चलती रहेगी। अब आवश्यकता के अनुसार पीसीआर में बहुत सारे जो चेंजेस किए गए हैं, जिसके जो हम बोलते हैं वेरिएशंस ऑफ पीसीआर। ठीक है, ये कई प्रकार के होते हैं, जैसे प्रतिलोमी पीसीआर, सलांगी पीसीआर, अतिव्यापन विस्तार द्वारा स्तर निर्दिष्ट उत्परिवर्तन जनन के लिए पीसीआर, और डीएनए अनुक्रमण हेतु असममित पीसीआर। ये अलग अलग पीसीआर के प्रकार है, जिनका उपयोग अलग अलग प्रकार की आवश्यकता के अनुसार किया जाता है। बाकी पीसीआर के अनुप्रयोग है, पीसीआर क्या काम आता है? आनुवंशिकी में प्रयोग, आनुवंशिकी क्षेत्र में पीसीआर तकनीक का उपयोग कर किसी जीव या जाति के विशेष सदस्यों का विभिन्न कायिक कोशिकाओं अथवा युग्मकों को उपस्थित किसी विशिष्ट जीन अथवा डीएनए खंड को अपन कॉपी कर सकते हैं, ठीक है ना। और इसके परिणाम स्वरूप जो हमें कॉपी प्राप्त होती है डीएनए अणु की, उनकी क्लोनिंग भी कर सकते हैं और हम इस लाइब्रेरी का निर्माण भी कर सकते हैं। इसके अलावा किसी जीव प्रजाति में लिंकेज मीप बनाने हेतु विशिष्ट जीनों के मध्य रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी को आकलित कर मानव में सहलग्नता मानचित्र है जो हम आसानी से प्रिपेयर कर सकते हैं। दूसरा है डीएनए की बहुरूपता का अध्ययन, यानी किसी जीनोम के अंदर डीएनए बहुरूपता को ज्ञात करने हेतु पीसीआर टेक्नोलॉजी का बहुत उपयोग है। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु ज्ञात क्षार क्रमों वाले ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स को रैंडमली प्रारंभक के रूप में उपयोग किया जाता है। ऐसा करने पर केवल वही डीएनए खंड आवर्धित होते हैं जो कि ओलिगोन्यूक्लियोटाइड क्षार क्रमों के संपूरक होते हैं। तीसरा है ट्रांसजीन की उपस्थिति के लिए निर्धारण करने के लिए पीसीआर तकनीक द्वारा किसी जीव में स्थानांतरित किए गए ट्रांसजीन की उपस्थिति का पता लगाया जा सकता है। ट्रांसजीन मतलब जो जीन उस जीव में बाहर से स्थानांतरित किया गया है, उस जीन को हम ट्रांसजीन कहते हैं, जो उसका खुद का नहीं है, उसको बोलते हैं ट्रांसजीन। अब वो ट्रांसजीन उसके अंदर मौजूद है या नहीं है, इसको हम पता लगाने के लिए पीसीआर द्वारा इसका पता लगा सकते हैं। इस हेतु ट्रांसजीन के दोनों 3 एंड के पूरक प्रारंभों का उपयोग कर ट्रांसजेनिक जीन में डीएनए आवर्धन किया जाता है। पीसीआर द्वारा डीएनए आवर्धन तभी संभव होगा जबकि संबंधित ट्रांसजीन उस जीव में उपस्थित हो, यानी पीसीआर के द्वारा उस डीएनए की कॉपी तभी संभव हो पाएगी जबकि वो वास्तव में वो जो अपन ने जीन डाला है ट्रांसजीन, वो उस जीव के जीनोम के अंतर्गत अगर प्रेजेंट होगा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि पीसीआर का आणविक जीव विज्ञान के क्षेत्र में अति महत्वपूर्ण उपयोग है। धन्यवाद।